हेलो साधु जैन, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में केटरिंग जेसीओ के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू कैसे आपको देना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और काफ़ी सारे भाई लोगों ने जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है केटरिंग जेसीओ के लिए, तो वो मुझसे कह रहे थे कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो भाई पार्ट वन में मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि मैंने सिलेबस का आपको समझाया हुआ था। तो सिलेबस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे दोस्तों। क्लासेस आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दे सकता हूँ। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मैं आप लोग को पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवा सकूँ और इसका कुछ स्टडी मटेरियल अपनी तरफ से आप लोग को दे सकूँ। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपने पार्ट वन में मेरी सिलेबस वाली वीडियो देख ली होगी ना, तो उसमें आप लोग देख लेना, जितने टॉपिक्स दिए हैं वो सारी टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगा। ये हमारा पार्ट टू होगा जिसमें मैं पीडीएफ में मेरे जितने भी है तो मैं आपको मोटा मोटा समझा पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये पूरा पढ़ाने पे आऊँगा तो कम से कम ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। तो मैं आपको ये समझाने आया हूँ इसमें कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, काफ़ी बच्चे मतलब जैसे नए कैंडिडेट्स ही हैं मेरे पास, तो कैसे क्या तैयारी करनी है। क्योंकि देखो भाई, केटरिंग जेसीओ कोई हलवा नहीं है कि मुंह उठा के फॉर्म आपने डाल दिया और एग्ज़ाम निकाले और इंटरव्यू निकाल लिया। बिल्कुल भी नहीं, ये सोच के भी मत जाना कि इसका पेपर बहुत ईजी होता है। वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा इस पीडीएफ में, जब मैं आपको बताना स्टार्ट करूँगा कि इसका मतलब क्या होता है केटरिंग जेसीओ का। ठीक है, अभी मैं आपको इस चीज़ें समझाऊंगा। काफ़ी बंदे कह रहे सर हम सर्टिफिकेट बना लेंगे और चले जाएंगे। भाई सर्टिफिकेट हर तीसरा आदमी बना सकता है, लेकिन नॉलेज किसी तीसरे के पास नहीं होती है। नॉलेज आपको तभी हो सकती है जब आप घर पे बैठ के इसे रिवाइज करोगे, पढ़ाई करोगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो पहला टॉपिक है यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटिंग टू फूड, मतलब यहाँ पे आपकी फूड सेफ्टी की बात की गई है। ठीक है, इतना बड़ा जो है ना पॉइंट जो लिखा हुआ है, समझो सिर्फ फूड सेफ्टी का मतलब क्या है। फूड सेफ्टी मतलब एक, मतलब साफ सफाई वाला खाना, जो कि एक टाइम पे मतलब ऐसा खाना जो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, उसको आप कैसे उसे आप मतलब सड़ने से बचा सकते हो, खराब होने से बचा सकते हो, उसके बारे में। तो यहाँ पे पूरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लिखा है ना, पॉसिबल आंसर टू इंक्लूड। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो कि ज़्यादा देर बाहर रखने से ख़राब हो जाते हैं, जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट, मतलब जैसे जो कच्चा मांस वगैरह होता है, अगर वो बाहर में आप ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस लग जाता है और वो जल्दी ख़राब हो जाता है। फ्रेश फिश एंड प्रोडक्ट कंटेनिंग फिश, मतलब जैसे मैंने वही बात होगी, मांस हो गया या मच्छी हो गई, ये अगर आप बाहर छोड़ दो कुछ देर के लिए तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। पका हुआ चावल, एनी फूड मेड विद डेयरी प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। ऐसा होता है ना, कभी हम दूध को बाहर रख देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं तो दूध फट जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आपको क्या यूज़ करना है, उसका आंसर दोस्तों आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए, मतलब फूड सेफ्टी का सबसे बड़ा, अगर हम किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रीज़र। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यूज टू स्टोर फ्रोजन फूड्स एंड फ्रीज फूड्स दैट हैव बीन कुक्ड और प्रिपेयर्ड। अगर कोई चीज़ को हमें बनाना है, ठीक है, थोड़ा देर में बनाना है या फिर अगर उसको सड़ने से बचाना है तो हम फ्रीज़र का यूज़ करेंगे। और अगर किसी चीज़ को हमें नॉर्मली दोस्तों से हीट करना है, ठीक है, या फिर अगर कोई मतलब ऐसा फूड है जिसे हम तुरंत हमें गर्म करके उसको सर्व करना होता है, तो हम उसके लिए माइक्रोवेव ओवन यूज़ करेंगे। यूज़ टू रीहीट फूड, डीफॉरेस्ट फूड सेफली एंड कुक फूड। ठीक है, खाना पकाने के लिए भी हम माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पेपर में दोस्तों सिर्फ केटरिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाला है। काफ़ी भाई लोग बोलते हैं सर रीजनिंग आएगी क्या, मैथ्स आएगी क्या, तो मेरे भाई केटरिंग के इशू में सिर्फ केटरिंग से आने वाला है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट नेम एनी टू डेयरी प्रोडक्ट्स, दो डेयरी प्रोडक्ट के नाम बताओ, डेयरी फूड के नाम बताओ। ठीक है, ये नॉर्मली चीज़ आएगी, इतना कुछ बड़ा नहीं आने वाला वहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फूड लेजिस्लेशन एंड फूड प्रोवेनेंस। ठीक है, तो समझने की बात है दोस्तों, समझाऊंगा, वीडियो में पूरा बने रहना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैं तुरंत तुरंत आपको समझा दूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पूरी वीडियो देखा करो मेरी। तो पोटैटोज, कॉलीफ्लावर, पीस, सॉफ्ट फ्रूट्स, एप्पल, पीयर्स आर एक्सेप्ट करेक्ट फूड वेजिटेबल। तो दोस्तों इसमें से बोल रहा है कि करेक्ट फूड और वेजिटेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट फूड और वेजिटेबल्स के आप लोग नाम देख लेना यहाँ पे अपने हिसाब से। उसके बाद इन ऑर्डर टू क्लासीफाई इन ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक फार्म तो दोस्तों मेनली यहाँ पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें दोस्तों हम लोग खाद का यूज़ नहीं करते हैं, जो हम नेचुरली खाद जो होते हैं हमारा। ठीक है, जैसे हम कोई फर्टिलाइजर यूज़ करते थे, यूरिया या डीएपी वगैरह हम लोग डालते हैं अपनी खेतों में फसल को उपजाने के लिए, तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ ना करके हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप लोग दोस्तों देख सकते हो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे है हर्बिसाइड्स, मतलब
हरी चीज़ों का, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा नॉर्मली जो मतलब जो हरी चीज़ें हमारे पास जैसे फल फ्रूट के छिलके वगैरह हैं, तो ये सब हम अगर अपने मतलब मिट्टी में डालें तो वो मिट्टी उपजाऊ बनती है, तो उसके लिए हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैव अ हायर एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड, नॉट रेगुलेटरी यूज़ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे प्लांट में आजकल हम लोग मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स डाल रहे हैं, तो हमें ये नहीं डालना है, ठीक है। नो यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेशन। तो जितना हो सके आपको आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव नहीं डालना। तो दोस्तों आर्टिफिशियल और प्रिजर्वेटिव कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा दोनों जो जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें केमिकल्स हैं, और ये ज़्यादा चीज़ें जूस प्रोडक्ट्स में होती हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो कुछ सालों के लिए प्रिजर्व किया जाए, मतलब और उसको आगे चलाया जाए, ठीक है। समझने की है दोस्तों अपने अपने मतलब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद भी समझ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आता है फोर्थ पॉइंट है, फूड बिगन्स टू स्पॉइल व्हेन इट वार्म, दिस इज अलो बैक्टीरिया मोर टू ग्रो, फूड नीड्स टू कीप बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे नॉर्मल चीज़ है कि ऐसे जो फूड्स होते हैं जो कि 8 डिग्री सेल्सियस के अगर वो नीचे होते हैं, ठीक है, बिलो 8 डिग्री होते हैं, तो इनमें दोस्तों बैक्टीरिया पनपने लगता है, ठीक है, जिसके कारण जो फूड है वो आपका ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली 8 डिग्री सेल्सियस से हमें इसको ऊपर वाले ही टेम्परेचर में फूड्स वगैरह को स्टोर करना चाहिए ताकि ये सड़ने से बच जाए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे नीचे की ओर आ जाते हैं हम दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों बैलेंस डाइट। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि बैलेंस डाइट का क्या मतलब है और बैलेंस डाइट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। तो पोटैटोज, ब्रेड, राइस, पास्ता एंड अदर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। मतलब बैलेंस डाइट के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स। जिस फूड में अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे क्या क्या है, जैसे बीन्स, पल्स, फिश, एग, मीट, अदर प्रोटीन्स, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें आप लोग का मतलब डेयरी प्रोडक्ट में जैसे आपका बटर हो गया, ठीक है, और आपके कई सारी चीज़ें हो जाती है, तो दूध वगैरह हो गया, तो ये देखना है आपको। ऑयल, स्प्रेड्स, वाटर, लोअर फैट मिल्क, शुगर फ्री ड्रिंक्स इंक्लूडिंग टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर यहाँ पे है। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और जितने भी आपके मिनरल्स हैं वो आपको इनसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ईट लेस सॉल्ट। मतलब हमें ज़्यादा मतलब हमें ही नहीं किसी को भी कम सॉल्ट खाना चाहिए, मिनिमम कहा जाता है। तो एक दिन में 6 ग्राम पर डे फॉर ए अडल्ट, एक अडल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्राम सॉल्ट लेना चाहिए एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए आपको दोस्तों कभी भी जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं छोड़ना है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि बैलेंस डाइट में अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारा बैलेंस डाइट नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। और बैलेंस डाइट में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं वो आपको बताना पड़ता है। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, तो प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों, इसमें मैं आपको नॉर्मली सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो भी रही है, तो आप लोग समझ सको कि आगे जो थर्ड पार्ट में बनाऊंगा वो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको मेनू प्लानिंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो सिलेबस वाला वीडियो था उसमें मैंने मेनू प्लानिंग के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट में मेनू प्लानिंग भी है। तो मेनू प्लानिंग में आपको देखो दोस्तों क्या क्या होता है, क्योंकि जितना भी खाना वगैरह होता है ना, कितने ऑर्डर पे कितना खाना बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, तो उसके लिए एक पूरा प्लानिंग सेशन चलता है। तो उस प्लानिंग सेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों क्या देखना है वो देख लो पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है, as you see the preparation, cooking and serving for of the dish fit allocated time frame, you can ensure you do not miss any of recipe instruction, ठीक है। तो आपसे कोई भी रेसिपी छोटा नहीं चाहिए। जितना आपको टाइम दिया गया, मतलब अगर आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है खाना बनाने के लिए, तो उतने टाइम में ही आपको खाना बनाना है। कोई रेसिपी मिस नहीं होनी चाहिए, हर रेसिपी में बराबर का आपको सारा इंग्रेडिएंट्स वगैरह देना है। तो कुकिंग मेथड से लेकर के मेनू प्लानिंग में हर चीज़ का आपका हाइजीन का भी ध्यान रखना है। आपको वहाँ पे साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, टेम्परेचर का भी यूज़ देखना है कि कोई भी ऐसा हमने जो फूड प्रोडक्ट बनाया है जो कि बिलो 8 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक ज़रूर कर देना, और अगर थर्ड पार्ट आपको चाहिए तो भाई अगर इसमें आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इसका थर्ड पार्ट लाऊंगा। और अभी बहुत सारा बचा हुआ है दोस्तों, तैयारी कैसे करनी है, अभी हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मेन विटामिन हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। उन सब के बारे में मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। जय हिंद।